हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश का, आने वाले आपके रीट एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरा पूरा मन था इस टॉपिक को आप लोगों के साथ में लाइव डिस्कस करने का, है ना, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स हम लोग क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो आप लोगों ने साथ दिया ही है। आज मेरी एक फ्रेंड भी ऐसे कह रही थी, यार कहती इतनी वीडियोज़ कौन बनाता है, 180 वीडियो, वो भी इतने कम सब्सक्राइबर्स में। तो मैं ठीक है यार, मैं कोई बात नहीं, मेरा सब्सक्राइबर्स पे कभी ऐसा वो था नहीं फोकस कि सब्सक्राइबर होंगे तो ही वीडियो बनाऊंगी। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि 4 से 40, 40 से 400, 4000, 4 लाख आप लोग ही ये करने वाले। कंटेंट आपको पसंद आता है, आप लोग आगे शेयर किया करो, ऐसे खो मत जाया करो वीडियो में कि उसको लाइक और शेयर करना भूल जाओ, है ना। तो अपना आप लोग भी इसका बेनिफिट लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप्स के साथ में ज़रूर शेयर किया करो, ताकि ये जो कंटेंट है, जो आपका एक बेनिफिट है, वो सब लोगों तक पहुंच सके। बस इतना सा मोटिव है मेरा। बाकी मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा 4 सब्सक्राइबर है, 40 है, 400 है। आप लोग पहले की वीडियोस उठा करके देख लो। मैं हमेशा कहती हूँ किसी ने इतना कंटेंट नहीं दिया होगा इतने कम सब्सक्राइबर्स में जितना मैंने दिया है यूट्यूब पे। और फर्स्ट मतलब मेरी ही वीडियो आई थी जो बाइलिंगुअल थी CDP की, ठीक है। अब तो पूरी दुनिया बाइलिंगुअल करवा रही है, हिंदी और इंग्लिश में, बट फर्स्ट कंटेंट मुझे पता है कि मैंने इंट्रोड्यूस किया था यूट्यूब पे बाइलिंगुअल, ठीक है। तो भाई आप लोगों की इच्छा है बिल्कुल, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, है ना। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मेरा पूरा मन था कि हम इसको लाइव करेंगे, बट पता नहीं कुछ इशू है, शायद नहीं हो पा रहा है, मतलब, या हो सकता है मुझसे ही नहीं हो पा रहा फिलहाल, है ना, नया है थोड़ा सा, तो इसलिए रिकॉर्डेड ये मिलेगा आपको, ठीक है। और अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है। स्पेशल क्या रहने वाला है इस वीडियो में, सारे के सारे मेथड्स को डिस्कस हम करेंगे और पर मेथड से जो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा किस तरीके से क्वेश्चंस निकलते हैं अपने प्रीवियस ईयर के, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस निकलते हैं आपके चैप्टर्स से, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है, आप लोग करना है, ठीक है। मेरी ड्यूटी मैं कर रही हूँ, आप लोग अपनी करना भाई, है। स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो आज हम बहुत सारे मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से पेन पेपर, ठीक है, लेके बैठिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, सजेस्टोपीडिया, ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, द साइलेंट वे, इमर्जन मेथड, और इसके अलावा एक और भी मेथड है टास्क बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये कम से कम 11 जो है ना, शगुन के 11 मेथड हम आज डिस्कस करेंगे और इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं अगर मैं रीट एग्जाम की बात करूं, फिलहाल हम उसी को टारगेट कर रहे हैं जैसे आगे के लिए। बाकी ये सभी टेट एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर टेट एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपका, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके नाम से पूछा जाता है। कौन सा नाम और है इसका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एक अदर नेम कौन सा है? क्लासिकल मेथड हम इसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड हम इसको बोलते हैं, ओल्डेस्ट मेथड हम इसको बोलते हैं। याद कैसे रखोगे बताओ मुझे। अब सबसे पहली बात, ग्रामर को ट्रांसलेट कर करके पढ़ाना ओल्डेस्ट मेथड है, क्लासिकल मेथड है। अब तुम इस तरीके से याद रखो, क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तब भी ग्रामर को ट्रांसलेट करके हम पढ़ा करते थे, मतलब हम जितने पुराने हैं उतना पुराना ही मेथड है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना इस तरीके से कि ये सबसे पुराना मेथड है हमारा, कि ग्रामर को ट्रांसलेट कर करके पढ़ाना। इसमें क्या होता है, लर्निंग इज लार्जली बाय ट्रांसलेशन टू एंड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका क्या है, टारगेट लैंग्वेज से आपको दूसरी लैंग्वेज में यानी मदर टंग में ट्रांसलेट करके दिया जाएगा, या तो मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिया जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। ग्रामर रूल्स आर टू बी मेमोराइज्ड एंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ वोकेबलरी लर्न बाय हार्ट, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा कि ग्रामर रूल्स को क्या करते हैं हम लोग, इज, एम, आर, टेंसेस सब कुछ रट के बैठ जाते हैं बिल्कुल, और जो वोकैबुलरी होती है उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं डिक्शनरी रटने की, हर दिन 10 वर्ड याद करने की, है ना। तो वो हम इसी मेथड में करते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, जब हम चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला आपका मेथड है, इसी में हम करते हैं। देयर इज लिटल और नो एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग ओरल एबिलिटी। अब आपको याद रखना है, जब भी ये कह दिया जाए कि स्पीकिंग पे कम जोर दिया जाता है, तो दैट मीन्स ग्रामर ट्रांसलेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे आपकी क्या है, रीडिंग और राइटिंग तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्पीकिंग पे कभी जोर नहीं दिया जाता। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टीचर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको
ग्रामर जो होती है, जो इंग्लिश होती है, वो लिखनी तो आती है लेकिन बोलनी नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है आपका, द स्टूडेंट्स अनेबल टू यूज़ इंग्लिश इन डेली कम्युनिकेशन। बिल्कुल, ग्रामर ट्रांसलेशन की वजह से क्या होता है, हम डेली कम्युनिकेशन में इंग्लिश को यूज़ करना नहीं सीखते, क्योंकि हम सिर्फ रूल्स को रटते हैं कि कहाँ पे इज़ आएगा, कहाँ पे एम आएगा, कहाँ पे वॉज आएगा, कहाँ पे वर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से दिस मेथड फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, एज अ रिजल्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर ओवरलुक्ड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पॉइंट से बनता है। इस मेथड, ये मेथड किस पे फोकस करता है, रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है। जैसा कि मैंने बताया, आप बिल्कुल सही सही ग्रामेटिकली लिखेंगे और पढ़ेंगे, इस चीज़ पे फोकस रहता है हमेशा। लेकिन स्पीकिंग आपकी अच्छी हो, लिसनिंग में आप समझ पाए इंग्लिश को, उस पर जोर नहीं रहता है, उसको बिल्कुल ही क्या किया जाता है, इसमें एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि रीडिंग और राइटिंग पे एम्फेसिस देने वाला कौन सा मेथड है, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। अगर ये पूछ लिया जाए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो कौन सी स्किल्स पे ज़्यादा जोर डालता है, तो कौन सी होंगी, रीडिंग और राइटिंग की होंगी। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स आर लर्न डिडक्टिवली। स्टूडेंट लर्न ग्रामर रूल बाय रोट यानी कि रटते हैं उन चीज़ों को। ग्रामेटिकली रूल्स जो होते हैं वो आपके किस तरीके से बताए जाते हैं, डिडक्टिवली बताए जाते हैं। देखो, दो चीज़ें होती है, एक इंडक्टिवली होती है, एक डिडक्टिवली होती है। एक तरीके से ये मेथड भी आपका इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो अगर बात की जाए डिडक्टिव की, डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, रूल्स को पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स देते हैं, तो उसको कहते हैं डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है आपका, इंडक्टिव में पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, देन आपको क्या कहा जाता है, रूल्स जो है वो बताया जाता है। तो डिडक्टिवली हम पढ़ते हैं किसमें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रामर के रूल्स आपको रटवाए जाते हैं, ट्रांसलेट कर करके हर एक चीज़ बताई जाती है। तो इसमें क्या होगा, रूल्स को हम ग्रामर के डिडक्टिवली पढ़ते हैं, यानी कि डिडक्टिवली मतलब रूल्स पहले, एग्जाम्पल्स आपको बाद में दिए जाएंगे। पहले रूल बताया जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे वर्ब आएगा, इस तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका रहेगा। फिर उसके बाद में थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन स्टूडेंट लैक्ड एन एक्टिव रोल इन द क्लासरूम। एक्टिव रोल उनका होता नहीं है, क्योंकि उनको कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें रट लेते हैं। ऑफन करेक्टिंग देयर ओन वर्क एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक। इसका जो मेन मटीरियल होता है ना, जो अगर हम टीचिंग मटेरियल की बात करें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, तो क्या होता है आपका, टेक्स्ट बुक रहती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक से ही बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये हुआ हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आप याद रखेंगे, रीडिंग और राइटिंग पे जोर रहता है, स्पीकिंग लिसनिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, इग्नोर होती है। डिडक्टिवली इसमें आपके रूल्स को सिखाया जाता है। सबसे ओल्डेस्ट मेथड है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड पे, फिर हम इनके क्वेश्चंस को करेंगे। डायरेक्ट मेथड वाज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो कमियां थी, उसके रिएक्शन में आपका जो है वो डायरेक्ट मेथड लाया गया। ठीक है, उसके बदले में इसको लाया गया फिर कि भाई वो वाला, उसमें जो कमियां है वो इसमें सुधारी जाए। इन दिस मेथड द टीचिंग इज डन एंटायरली इन द टारगेट लैंग्वेज। उसमें क्या था, ट्रांसलेट करके दिया जा रहा था। इसमें क्या है, पूरी टीचिंग को आप टारगेट लैंग्वेज में करेंगे। अपने यहाँ पे अगर हम टारगेट लैंग्वेज की बात करें तो क्या होगी, इंग्लिश रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में देखा भी होगा कि वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश को सिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई हिंदी का यूज़ ही नहीं करेंगे आप लोग, वरना फाइन लग जाएगा। ठीक है, द लर्नर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ हिज और हर मदर टंग। ठीक है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है बिल्कुल भी मदर टंग को यूज़ करना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर टंग जो है वो बिल्कुल भी अलाउड किस मेथड में नहीं होती है, तो कौन से मेथड में नहीं होती है, डायरेक्ट मेथड में। याद रखना क्या है, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सीखनी होती है इसके अंदर में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नॉन एज नेचुरल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 4 5 जितने स्टार लगाने हो लगा लेना। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, नेचुरल मेथड इसको कहा जाता है। भाई नेचुरली सीखता है ना बंदा, इसके अंदर कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ कि कहीं कोई चीज़ ट्रांसलेट करके दी जा रही है। ठीक है, इट वॉज डिवेलप्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्रामर रूल्स आर अवॉइडेड एंड देयर इज एम्फेसिस ऑन गुड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जैसा कि बताया मैंने कि इसमें क्या होगा, रूल्स को आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। रूल्स बेशक आपको नहीं आते हो, बहुत अच्छे करेक्ट आप ना बोलते हो, लेकिन फिर भी आप गुड जो है प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, आप बोल अच्छे से पा रहे हो, स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस पे जोर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट अ परफेक्ट कमांड ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि जो भी आपकी फॉरेन लैंग्वेज है या सेकेंड लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज है, उस पर एक अच्छी कमांड बन सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है आपका डायरेक्ट मेथड का। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, किस में होगा, क्लासरूम का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो
टारगेट लैंग्वेज में होगा डायरेक्ट मेथड में। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, अब ये याद रखेंगे आप, यहाँ पे ग्रामर कैसे होगी, इंडक्टिवली सिखाई जाएगी, यानी कि सबसे पहले आपको क्या दिया जाएंगे, एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, बहुत सारे समझाया जाएगा और फिर आपको रूल्स की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है, नोन टू अननोन आपको ले जाया जाएगा यहाँ पर। फिर आता है द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। यूनिट क्या रहती है आपकी डायरेक्ट मेथड में, सेंटेंस। ठीक है, आपका एक ओवरऑल सेंटेंस जो है वो ठीक होना चाहिए, एक एक वर्ड को आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, ना ही उसकी गलतियां निकालनी है। ठीक है, तो यूनिट क्या रहेगी आपकी, सेंटेंस रहेगी। कंक्रीट वोकेबलरी इज टॉट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट्स, अब डायरेक्ट जो है वो सिखाएंगे कैसे, आपने बच्चे को बोला कि दिस इज फोन, ठीक है, बच्चे को दिखाया दिस इज फोन, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का सहारा लिया, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके नहीं दिया कि ये फोन है। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट उठाया दिस इज एप्पल, एप्पल को आपने सामने रखा और बच्चे को बताया दिस इज एप्पल, तो क्या करेगा वो, एसोसिएट करके दोनों चीज़ों को सीख जाएगा, डायरेक्ट सीखेगा। उसको आप ही नहीं बताएंगे ये सेब है, ठीक है, ये एप्पल इसका मतलब सेब, ये नहीं बताना है, ऑब्जेक्ट को दिखाना है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है ऑब्जेक्ट्स को, पिक्चर्स को। ठीक है, ये आपकी कंक्रीट वोकेबलरी सिखाने के लिए। और अगर एब्स्ट्रैक्ट वोकेबलरी की बात की जाए तो थॉट बाय एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ के थ्रू आप उसको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे किसमें, डायरेक्ट मेथड में। अब इसके क्वेश्चंस देखो, इसमें एक और चीज़ है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड। ठीक है, करेक्ट आपकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और ग्रामर होनी चाहिए, उस पर जोर दिया जाता है आपका। ठीक है, इसके कुछ अदर नेम्स क्या होंगे, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो आपका क्लासिकल मेथड था, लेकिन ये क्या है, उसका रिफॉर्म मेथड है, इसलिए इसको रिफॉर्म कहा जाता है। फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है, नेचुरल मेथड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बच्चा नेचुरली सीख रहा है, उसको एनवायरनमेंट देना है आपको टारगेट लैंग्वेज का डायरेक्ट और उसको सिखाना है, तो नेचुरल मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की अगर हम बात करें, जहाँ से कि क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो मेरिट्स क्या है इसके, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करती है, ये बच्चा जो है भाषा को समझ पाता है, फ्लुएंसी और स्पीच को इम्प्रूवमेंट हो पाती है इसमें। हेल्प इन ब्रिंगिंग वर्ड फ्रॉम पैसिव वोकेबलरी इनटू एक्टिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी क्या होती है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग हमें पता होते हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज़ करना हमें पता होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम स्पीकिंग करते नहीं है इंग्लिश में, इसलिए वो कभी भी हमारी एक्टिव वोकेबलरी में आ ही नहीं पाते हैं, वो हमारी पैसिव वोकेबलरी में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उन वर्ड्स को एक्टिव वोकेबलरी में लाने का काम डायरेक्ट मेथड करता है, क्योंकि जब आप बोलेंगे, जब आप इंग्लिश को यूज़ करेंगे, तो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो आपकी एक्टिव वोकेबलरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके यूज़ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सीटेट वगैरह में क्या है, बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या है, मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ पूछ लेंगे आपसे, जहाँ आप सोचोगे ना ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आया मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिमेरिट्स क्या है इसके, इग्नोर सिस्टमैटिक रिटन वर्क और रीडिंग एक्टिविटीज़। ये क्या है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता कि बहुत ज़्यादा आपको सिस्टमैटिकली रूल्स को याद करना है, और रीडिंग एक्टिविटीज़ को जोर नहीं देता, ये स्पीकिंग पे जोर रहता है। सपोर्ट ओनली लिमिटेड वोकेबलरी, इट रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ वोकेबलरी एज नॉट ऑल वर्ड्स कैन बी डायरेक्टली एसोसिएट विद देयर मीनिंग। इसमें डिमेरिट क्या है कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है थोड़ा सा वोकेबलरी का, क्योंकि हर एक चीज़ को आप, मतलब चलो ठीक है, एप्पल है, एप्पल को तो आपने दिखा दिया, ठीक है, उसको आपने क्या किया, मतलब एसोसिएट करके दिखा दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके लिए क्या है, उनके मीनिंग को आप एसोसिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें आप क्या करेंगे, एक लिमिटेड वोकेबलरी को ही सिखा पाएंगे बच्चे को, है ना। नीडेड स्किल्ड टीचर्स होने चाहिए, लेस इफेक्टिव इफ टीचर्स हैव अ पुअर कमांड ऑफ इंग्लिश। इसके लिए एक बहुत ही स्किल्ड टीचर की ज़रूरत है, जो कि आपको एक्टिविटी के थ्रू सिखा सके, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सिखा सके, और जिसकी खुद की जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस तरीके के टीचर्स को ढूंढना लाना। ठीक है, क्योंकि सबने इंग्लिश तो ऐसे ही सीखी है जैसे हमने सीखी है। इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग के एस्पेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, जैसा कि लास्ट मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या था, लिसनिंग और स्पीकिंग पे, ठीक है, इसमें क्या था, उसमें कम फोकस था, इसमें ज़्यादा फोकस है। डज नॉट टीच ग्रामर सिस्टमेटिकली, इसमें ग्रामर को सिस्टमेटिकली नहीं सिखाया जाता है, कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं ना, उसी से आपको ग्रामर जो है वो आएगी। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशंस को आपको क्या है, क्रिएट करना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए, हर एक चीज़ को आपको एसोसिएट करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इसको कहाँ से रिलेट करके दिखाया जाए बच्चे को, वो टाइम कंज्यूमिंग है। लेस सुटेबल फॉर स्लो लर्नर्स, ठीक है, ये स्लो लर्नर्स के लिए क्या है, थोड़ा सा लेस सुटेबल है। ठीक है, तो ये इसके डिमेरिट्स थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज, डायरेक्ट मेथड में
यूनिट क्या है आपकी टीचिंग की, वर्ड है, सेंटेंस है, फ्रेज है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में जो यूनिट होगी टीचिंग की वो कौन सी होगी, सेंटेंस होगी, यानी प्रॉपर एक सेंटेंस पे जोर दिया जाएगा आपका। ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं। उसके बाद आता है द मेथड एमर्ज एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। बहुत सारे डीमेरिट्स हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, तो उसके रिएक्शन में कौन से मेथड को लाया गया ये पूछा गया है। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, प्ले एंड लर्न मेथड, या फिर द सेंटेंस मेथड। तो कौन सा रहेगा आपका, डायरेक्ट मेथड। अभी भी हमने पढ़ा ग्रामर ट्रांसलेशन में जो भी डीमेरिट्स थे उनको दूर करने के लिए डायरेक्ट मेथड को लाया गया। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या था, स्पीकिंग को बिल्कुल इग्नोर किया जाता था, ग्रामर रटवाई जाती थी। डायरेक्ट मेथड में क्या किया गया, स्पीकिंग पे जोर दिया गया। ठीक है, तो ये उसकी कमी को पूरा करने के लिए आया। फिर उसके बाद में आपके 2 क्वेश्चन ये आए हैं रीट में, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का आते हैं रीट में, 4 भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, एम्फेसिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग, pays no attention to reading and writing, या फिर has its major focus on reading and writing, या फिर emphasis reading and listening। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप इस तरीके से याद रखेंगे, जब आप ट्रांसलेट कर करके करते हैं चीज़ों को तो आप रीडिंग और राइटिंग में अच्छे होते हैं। जैसे कि आप लोग सभी होंगे जिनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है उनकी, लेकिन अगर आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया जाए ना तो आप सोच सोच के ट्रांसलेट कर करके लिख लोगे, लेकिन उसको क्या करेंगे आप उसको बोल नहीं पाएंगे अगर आपको ऑन द स्पॉट बोलने के लिए कह दिया जाए। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती होती पेपर में। तो याद रखेंगे कि ग्रामर को ट्रांसलेट कर करके आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेट मेथड में। इस तरीके से आपको याद रखना है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड इज दैट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है आपका डायरेक्ट मेथड का, ये पूछा गया है, तो फटाफट से आप इसको देखिए क्या है। क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड की बात की जा रही है, जिसमें इन्होंने क्या कहा है प्रिंसिपल कि सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक बात है। बोथ द फर्स्ट लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज, नो। इसमें मदर टंग जो होगी ना, फर्स्ट लैंग्वेज, वो तो बिल्कुल भी यूज़ की ही नहीं जाती है। लिटरेचर टीचिंग शुड बी मेजर फोकस, नो, लिटरेचर पे फोकस नहीं होता डायरेक्ट मेथड पे। स्टूडेंट इन द क्लासरूम शुड ओनली लिसन टू द टीचर्स लेक्चर, नो, बिल्कुल भी नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, क्लासरूम की जो टीचिंग होगी वो किस लैंग्वेज में होगी, टारगेट लैंग्वेज में होगी, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको सिखाया जाएगा, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। का ऑडियो लिंग्वल मेथड। ठीक है, ऑडियो लिंग्वल मेथड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, आर्मी मेथड भी कहा जाता है, इसको न्यू की भी कहा जाता है, ओरल मेथड भी कहा जाता है। इस ओरल का मतलब होता है सुनना, ठीक है, यानी कि लिसनिंग, और इस ओरल का मतलब होता है स्पीकिंग, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों इसके मेन एस्पेक्ट होते हैं इस मेथड को सीखने के और सिखाने के। ठीक है, द स्टूडेंट लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस दैट द टीचर प्रोवाइड। स्टूडेंट किस तरीके से लर्न करते हैं, पैटर्न्स को लर्न करते हैं लैंग्वेज को बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस दैट आर टीचर प्रोवाइड्स। जो टीचर उनको प्रोवाइड करता है ना, उनको उन पैटर्न्स को, उन लैंग्वेज के पैटर्न्स को रिपीट कर करके वो लैंग्वेज को क्या करते हैं, सीखते हैं। दे मेमोराइज सेट फ्रेजेज एंड रिसीव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फ्रॉम देयर टीचर व्हेन दे परफॉर्म ड्रिल करेक्टली। ये क्या है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच को मानने वाला थोड़ा सा मेथड है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच से निकला हुआ मेथड है कि बच्चे क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, उनको फिर एक पॉजिटिव जब रेनफोर्समेंट मिलता है टीचर से, ठीक है, तो ये करेक्टली प्रैक्टिस करके उनकी उसकी प्रैक्टिस में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होती है फिर। ठीक है, रेनफोर्समेंट से क्या होता है, उनके स्किल में इंप्रूवमेंट होती है। द ऑडियो लिंग्वल मेथड टीचर्स लैंग्वेज थ्रू डायलॉग्स दैट फोकस ऑन हैबिट फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। जैसे कि मैंने कहा, ये किसको मानता है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच को मानता है, तो इसलिए ये हैबिट फॉर्मेशन पे जोर देता है कि बच्चे की सुनने की और बोलने की हैबिट हो जाए लैंग्वेज को। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था आपका चार्ल्स सी फ्राइज ने किया था, जो आपका मेथड था ये आर्मी मेथड। आपने इसके पीछे की स्टोरी सुनी होगी, है ना, कि जब आर्मी में कुछ अमेरिकन्स को जो है अलग अलग जगह पे जब उनकी पोस्टिंग देनी पड़ी थी, तो वहाँ पे उनको लैंग्वेज को समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब इस मेथड को निकाला गया था कि कुछ चीज़ें जो है वो सुन करके लैंग्वेज को समझ सके, सिर्फ सुनना और बोलना उनको आ जाए लैंग्वेज को, बाकी चीज़ें चाहे इग्नोर हो जाएँ। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड को जो है वो उस टाइम पर निकाला गया था। द ऑडियो लिंग्वल मेथड फोकस ऑन ओरल स्किल्स। ठीक है, सिर्फ बोलने की उस पर मेथड पे ज़्यादा वो रहता है। इट एम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट स्पीकिंग अचीवमेंट। ठीक है, लैंग्वेज आइटम्स आर प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट इन स्पोकन फॉर्म विदाउट रेफरेंस टू द मदर टंग सो दैट दे कैन लर्न स्किल इफेक्टिवली। ठीक है, मदर टंग का रेफरेंस लिए बिना ही उनको क्या है, स्पीकिंग को सिखाने की कोशिश की जाती है। द गोल ऑफ द ऑडियो लिंग्वल मेथड इज वी आर टीचिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल पैटर्न्स थ्रू डायलॉग्स।
यहाँ पे मेन जो फोकस रहता है किस चीज़ पे रहता है, डायलॉग्स के थ्रू सिखाने का रहता है, टू इनेबल स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली इन स्पोकन लैंग्वेज, ताकि उनको आप क्या है क्विकली रिस्पॉन्ड करना सिखा सकें और एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करना सिखा सकें किसमें, आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो स्पोकन लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसकी मेन फीचर्स की अगर हम बात की जाए तो सारी स्किल्स जो होती है उनको सेपरेटली सिखाया जाता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। द स्किल ऑफ राइटिंग और रीडिंग आर नॉट नेग्लेक्टेड। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राइटिंग और रीडिंग को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बट हाँ उनके ऊपर कम जोर दिया जाता है। ठीक है, बट द फोकस जो होता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग पे कम फोकस रहता है आपका इस मेथड का। डायलॉग्स इज द मेन फीचर ऑफ द ऑडियो लिंगुअल सिलेबस। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या आता है, डायलॉग्स के थ्रू सिखाना। स्टूडेंट आर मेड टू मेमोराइज द डायलॉग लाइन बाय लाइन। उनको क्या करना है, लाइन बाय लाइन याद कर लेनी है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायलॉग्स आर द चीफ मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम्स। दे प्रोवाइड लर्नर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस, मिमिक एंड मेमोराइज बिट्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर आता है द लैंग्वेज लेबोरेटरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट टीचिंग एड। इसके अंदर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि टीचिंग एड जो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है यहाँ पे, तो जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है ना, भाषा प्रयोगशाला है, जिसमें कि आपने देखा होगा भाषा को सुन करके, बोल करके भाषा को जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है। तो वो जो टीचिंग एड है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल रहती है, क्योंकि यहाँ पे बोल करके और आपका सुन करके लैंग्वेज सीखना माना जाता है। मदर टंग वॉज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस सिमिलर टू द डायरेक्ट मेथड, बट इट वॉज नॉट डी एम्फसाइज सो रिजिडली। यहाँ पे क्या है, मदर टंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती है, बट डायरेक्ट मेथड की तरह बिल्कुल ही आपकी यहाँ पे क्या है, रिजिडली मना भी नहीं किया गया है कि आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया है मदर टंग को, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बट नेग्लेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन जो है आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे आपको अगर ठीक से नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने इसको टाइप भी किया है। तो ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा था कि द स्टूडेंट लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस दैट द टीचर प्रोवाइड। अभी मैंने बताया कि बच्चे जो होते हैं उस पैटर्न ऑफ लैंग्वेज को रिपीट करते हैं जो उनकी टीचर ने उनको दिया है। दे मेमोराइज सेट फ्रेजेज एंड रिसीव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फ्रॉम देयर टीचर व्हेन दे परफॉर्म ड्रिल करेक्टली। उनको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है अगर वो करेक्टली करते हैं जो उनका प्रैक्टिस होता है उसको। तो इसको क्या कहेंगे, द कम्युनिकेटिव अप्रोच कहेंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहेंगे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहेंगे, या फिर डायरेक्ट मेथड कहेंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा ये किसका आपका विशेषता है, आपकी ये आपकी किसकी है, ऑडियो लिंगुअल मेथड की है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड रहेगा। ये भी आपका रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वीडियो का, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये रामायण जो है ना उसको सुनना भी है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, फिर आता है आपका बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में क्या है, बाइलिंगुअल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दो भाषा, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, दो भाषा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस मेथड को दिया किसने है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इवन सीटेट में भी, रीट में भी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइलिंगुअल मेथड को किसने दिया है, तो C.J. डॉडसन ने दिया है। मेथड देखो, बाइलिंगुअल मेथड जो होता है ना वो आपका डी पे खत्म होता है, आप डॉडसन ने दिया है, याद रखना आप इसको। बी के बाद में भी डी आता है तो आप बाइलिंगुअल याद रखना, BCD ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, C.J. डॉडसन ने दिया है। द वर्ड बाइलिंगुअल मीन्स दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। द बाइलिंगुअल मेथड means a method in which two languages, that is the language to be learned and mother tongue are used। जो लैंग्वेज आपको लर्न करनी है यानी इंग्लिश और मदर टंग दोनों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूनिक मेथड विच इज़ मिडवे बिटवीन टू मेथड, दैट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, एक एक वर्ड ट्रांसलेट करके दिया जाता था। डायरेक्ट मेथड में क्या था, मदर टंग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। ये क्या है, उन दोनों का बीच का रास्ता है। ठीक है, इन दिस मेथड द एम्फेसिस ऑन नो पैटर्न प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, पैटर्न की प्रैक्टिस पे कोई एम्फेसिस जोर नहीं दिया जाता है। मदर टंग इज ओनली यूज टू मेक मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स। मदर टंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब आपको क्या है नकार दिया जाए या बिल्कुल ही आपकी क्या है बाधा है, मदर टंग जो है, मदर टंग को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा नहीं है। इस मेथड में मदर टंग को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि आपको समस्या आ रही हो इंग्लिश को समझने में। ठीक है, मदर टंग हैज़ रिस्ट्रिक्टेडली यूज़, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है मदर टंग का, यानी कि
यूज़ तो करेंगे, लेकिन सिर्फ टीचर वहाँ यूज़ करेगी जहाँ पे बच्चों को कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, बाइलिंगुअल मेथड रहता है, बहुत ईजी सा मेथड है। फिर आता है सजेस्टोपीडिया। सजेस्टोपीडिया किसने दिया था, ये आपका जॉर्जी लॉजान ने दिया था ये आपका। ठीक है, आई होप कि मैं इसको ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। द थ्योरी अंडरलाइंग दिस मेथड इज दैट अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड ओनली व्हेन द लर्नर इज रिसेप्टिव एंड हैज़ नो मेंटल ब्लॉक। ये क्या कहते हैं सजेस्टोपीडिया की, जो लैंग्वेज है वो सिर्फ तब सीखी जा सकती है जब वो एक्वायर की जाए। जैसे हम अपनी नेचुरल भाषा को, जैसे हम अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं, तो उसको रिसीव करते टाइम कोई भी मेंटल ब्लॉक्स जो है वो लर्नर के माइंड में नहीं होने चाहिए। बाय वेरियस मेथड इट इज सजेस्टेड टू द स्टूडेंट that the language is easy and in this way the mental block to learning are removed। बहुत सारे मेथड से आपको ये बताना होता है स्टूडेंट को कि लैंग्वेज जो है वो सीखना बहुत ईजी है, और इस तरीके से उनके दिमाग के जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं उनको आपको रिमूव करना होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शंस में दिया गया है कई बार सजेस्टोपीडिया, इसलिए मैंने इसको लिया है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, ये जेम्स एशर ने आपका दिया है, इसको आप याद रखेंगे। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द वे दैट चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग। जैसे आपने अपनी मदर टंग याद किया था, ठीक है, आपने अपनी मदर टंग में किसी ने कहा अच्छा पानी देना, ठीक है, बच्चे को आपने पानी मांगा, बच्चे को आपने पानी पकड़ा दिया, उसको पता चल गया अच्छा इसको पानी कहते हैं। यानी कि चीज़ों को फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ में आपने किया। आपने कहा उठ जाओ तो बच्चा उठ गया, आपने कहा बैठ जाओ बच्चा बैठ गया। तो वो चीज़ें क्या है, आपने उसको करके भी दिखाया, उठना ऐसे होता है, बैठना ऐसे होता है। फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ में जब अपने वर्ड्स को एसोसिएट किया तो अपनी मदर टंग को सीख गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है। पेरेंट्स हैव लैंग्वेज बॉडी कन्वर्सेशन विद देयर चिल्ड्रन। द पेरेंट इंस्ट्रक्शन एंड द चाइल्ड फिजिकली रिस्पॉन्ड टू दिस। द पेरेंट सेड लुक एट मम्मी, ठीक है, तब आप मम्मी की तरफ इशारा करेंगे, लुक एट मम्मी, मम्मी की तरफ देखो, तो बच्चा मम्मी की तरफ देखे, उसको पता चल जाएगा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में गिव मी द बॉल, अगर हम बात करें गिव मी द बॉल, बच्चे को आप कहेंगे ना, छोटे से बच्चे को भी अगर इशारा करके कहेंगे गिव मी द बॉल, तो उसको नेक्स्ट टाइम में समझ आ जाएगा, इंग्लिश में भी कहेंगे तो कि अच्छा बॉल मांगी जा रही है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, लैंग्वेज के साथ में अपना फिजिकल रिस्पॉन्स को इन्वॉल्व करना है, तो बच्चा जो है वो ईजिली सीख पाएगा और बहुत ही नेचुरल वे में सीख पाएगा। इस मेथड का ये मानना है। ठीक है, TPR, ये कई बार इसमें शॉर्ट फॉर्म में भी आपके ऑप्शन में आ जाता है TPR, तो आप सोचेंगे ऑप्शन में TPR क्या है, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स वर्क्स बाय हैविंग द लर्नर रिस्पॉन्ड टू सिंपल कमांड्स सच एज स्टैंड अप। जब बच्चे को स्टैंड अप कहा जाए, टीचर खुद स्टैंड अप हो रहा है, बच्चे भी स्टैंड अप हो रहे हैं। ठीक है, क्लोज योर बुक्स, अपनी बुक्स को क्लोज किया जाए, गो टू द विंडो एंड ओपन इट। इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शंस जब आप बच्चे को देते हैं फिजिकल एक्टिविटी के साथ में कर करके, तो बच्चा के लिए लैंग्वेज सीखना बहुत ईजी हो जाता है। द मेथड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑरल कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ पाना, ऑरल कॉम्प्रीहेंशन, बच्चा जो है सुन करके समझ पाए, इस चीज़ पे जोर दिया जाता है इस मेथड में। ठीक है, व्हेन शुड आई यूज इट, अब एज ए टीचर आपको किस तरीके से यूज करना है। TPR कैन बी यूज टू टीच एंड प्रैक्टिस मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि आप बच्चे को वोकैबुलरी सिखा सकते हैं, जैसे कि आप बच्चे को वोकैबुलरी कनेक्टेड विद एक्शंस, स्माइल जो है वो स्माइल आप करके दिखाएंगे और स्माइल करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। चॉप करना, हेडेक हो गया, रिगल हो गया, ये सारी वोकैबुलरी सिखा सकते हैं। टेंस में आप सिखा सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस टेंस। एवरी मॉर्निंग आई क्लीन माई टीथ, ठीक है, आई मेक माई बेड, आई ईट ब्रेकफास्ट। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ में उसको सिखा सकते हैं। उसके बाद क्लासरूम लैंग्वेज, ओपन योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स, ठीक है, क्लोज योर विंडो, ठीक है, इस तरीके की आप सिखा सकते हैं। फिर आता है इंपेरेटिव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि स्टैंड अप, क्लोज योर आईज, सिट डाउन, इस तरीके की। फिर उसके बाद में स्टोरी टेलिंग, आपने देखा होगा जब टीचर्स जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो वो सारी चीज़ें, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, पूरा फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ में सिखाते हैं। तो बच्चों को क्या है ना, वो टोटल स्टोरी जो होती है वो उनके गेस्चर्स से, उनके फिजिकल रिस्पॉन्स से उनको समझ में आ जाता है, बेशक उनको इंग्लिश नहीं आती हो, ठीक है, तब भी वो समझ पाते हैं। तो इसी को कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आपका। ठीक है, जैसे कि ये है आपका लर्न एंड परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन क्लास, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को क्लास में करना। आई लाइक टू स्किप, ठीक है, ये स्किपिंग कर रही है। आई लाइक टू जंप, जंप करके दिखाया जा रहा है, बच्चों को कह रहे हैं कि जंप करो, टीचर भी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो सीखते हैं। आई लाइक टू रन, ठीक है, तो भाग करके दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से आप बच्चे को फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ में सिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से, द टीचर सेज कमांड एंड एक्ट देम आउट। टीचर कमांड दे रही है और उनको एक्ट भी कर रही है। द स्टूडेंट ट्राई टू परफॉर्म द एक्शन, बच्चे भी उस एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। द टीचर रिपीट बाय सेइंग द कमांड विदाउट एक्टिंग इट आउट, द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, द रोल्स आर देन रिवर्स्ड। अब क्या होगा, जैसे टीचर ने कहा स्टैंड अप और मैम जो है वो खड़ी हो गई, ठीक है, फिर उन्होंने बच्चों को कहा स्टैंड अप, ठीक है, और उन्होंने एक्शन नहीं किया, तब भी क्या करेंगे बच्चे, स्टैंड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बच्चों को लैंग्वेज सिखाना जो है वो क्या चीज़ है, वो किस में आता है,
ये पूछा गया है आपका। तो अभी हमने पढ़ा किस में आएगा, इमर्शन मेथड है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, नेचुरल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। बिल्कुल क्या रहेगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड है ये आपका। ठीक है, गले की ऐसी बैंड बजी हुई है मेरी, पूछो मत। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या है आपका, डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। डॉक्टर वेस्ट अप्रोचेज द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश नॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द पेडागॉजी। डॉक्टर वेस्ट जो है ना, उन्होंने क्या कहा कि इंग्लिश को वो ना पेडागॉजी के स्टैंड पॉइंट से नहीं देखते बिल्कुल भी, वो इंग्लिश को देखते हैं सोशल नीड्स ऑफ द इंडियन पीपल, कि सोसाइटी के जो इंडिया के जो लोग हैं ना, उनकी सोशल नीड क्या है, वो उस तरीके से इंग्लिश को देखते हैं। तब इन्होंने ये मेथड दिया कि इंडियन बॉयज़ नीड मोस्ट ऑफ ऑल टू बी एबल टू रीड इंग्लिश, देन टू राइट इट एंड लास्टली टू स्पीक इट और अंडरस्टूड इट व्हेन स्पोकन। इन्होंने क्या कहा, जैसे हमारा जो मेन सीक्वेंस होता है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन्होंने कहा कि जो हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं ना, जिनकी इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, वो इसी तरीके से ही इंग्लिश को सीखेंगे कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, रीड करना। इन्होंने लिसनिंग को नहीं, इन्होंने बोला सबसे पहले वो रीड करना सीखते हैं इंग्लिश को। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो सबसे पहले पढ़ना सीखते हैं, फिर उसको लिखना सीखते हैं, लास्ट में वो बोलना और बोले हुए को समझना सीखते हैं। ठीक है, तब इन्होंने ये मेथड दिया है कि ये सीक्वेंस हमारा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इंडियन चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट हाउ टू रीड इंग्लिश। ठीक है, इनका फोकस किस चीज़ पे है डॉक्टर वेस्ट मेथड का, सबसे पहले रीडिंग पे और राइटिंग पे फोकस है, दोनों स्किल्स पे, रीडिंग पे और राइटिंग पे। उसके बाद आपका लिसनिंग और स्पीकिंग होगा। ठीक है, द टीचर शुड एंगेज देम इन पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग। ठीक है, बच्चों को क्या है, साइलेंट रीडिंग में टीचर्स को एंगेज करना चाहिए, और साइलेंट रीडिंग से पहले इन्होंने ये भी कहा है कि लाउड रीडिंग पे आपको जोर भी देना चाहिए, फिर उसको साइलेंट रीडिंग पे लेके जाना चाहिए। दिस वुड इंक्रीज द स्टूडेंट पावर ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। इससे क्या होगा, जब बच्चे साइलेंट रीडिंग करेंगे तो वो उनका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होगा, यानी कि समझना अच्छा होगा उनका, कॉम्प्रीहेंड करना यानी कि समझ पाना चीज़ों को। द वेस्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। किस चीज़ पे जोर देता है, पहला रीडिंग पे, सेकेंडली रीडर्स विद सिलेक्टेड वोकेबलरी। ठीक है, सिलेक्टेड वोकेबलरी को हमें उन्हें समझाना चाहिए पार्ट्स में कुछ कुछ डिवाइड करके, एंड थर्डली क्या करना चाहिए उनको, जुडिशियस यूज ऑफ द मदर टंग। थोड़ा उनको क्या करना चाहिए, मदर टंग को इस्तेमाल करके चीज़ों को समझना चाहिए। तो फर्स्ट उन्होंने जो एक वोकेबलरी की बात की है, वो कौन सी वोकेबलरी, जैसे कि एसेंशियल वर्ड्स को सिखाना चाहिए, दिस, दैट, इट, इज, शैल, एटसेट्रा। फिर कॉमन जो एनवायरमेंटल वर्ड्स है उनका आपका एक अलग, मतलब एक अलग से पार्ट बन गया, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ग्लास हो गया, बस हो गया, एटसेट्रा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में जनरल वर्ड्स, गुड हो गया, बैड हो गया, नाइस हो गया, एटसेट्रा। उन्होंने कुछ कैटेगराइज कर दिया है वोकेबलरी को कि रीडर्स को इन वोकेबलरी को अवेलेबल करवाना चाहिए। ठीक है, फिर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वर्ड जैसे ट्री हो गया, गार्डन, रिवर, माउंटेन। तो इन तरीके से उन्होंने क्या किया, वोकेबलरी के बहुत सारे पार्ट्स किए, उनको सब पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, पर उनका मेन फोकस हमेशा किस चीज़ पे था कि सबसे पहले बच्चा जो है वो रीडिंग करना सीखे, राइटिंग करना सीखे, देन वो क्या करेगा, स्पीकिंग करेगा और उसको सुन करके समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CLT, छोटे लैंग्वेज में, मतलब इसमें छोटी उसमें फॉर्म में कई बार आता है ये शॉर्ट फॉर्म में, CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा यहाँ पे, जो कि आजकल की मेन डिमांड भी है। आपको कितने अच्छे से इंग्लिश आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, द फोकस ऑफ दिस मेथड इज़ टू इनेबल द लर्नर टू communicate effectively and appropriately in various situations she would be likely to find herself in। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि इस मेथड का फोकस सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे है कि बच्चा जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए और अप्रोप्रिएटली वो है बोल पाए बहुत सारी सिचुएशंस जो उसके सामने आती है उनमें। दिस अप्रोच इज़ डिज़ाइन टू मोटिवेट स्टूडेंट टू कम्युनिकेट। ये अप्रोच किस लिए बनाई गई है, ताकि बच्चे को बोलने के लिए मोटिवेट किया जा सके, स्पीकिंग के लिए मोटिवेट किया जा सके। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन द टारगेट लैंग्वेज इज द मेन गोल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, जब भी बात कर ली जाए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की तो आप हमेशा किसके साथ जाएंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के साथ में जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छी लाइन इनमें कही गई है कि एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट बट डज नॉट नीड टू बी द मेन गोल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेटिव जो ये मेथड है आपका टीचिंग मेथड, इसके अंदर एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है बट मेन गोल नहीं है कि आपका सिर्फ एक्यूरेट होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है, स्टूडेंट हु कम्युनिकेट मोर इंफॉर्मेशन विद अ फ्यू मिस्टेक इज मोर लाइकली टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली देन वन हु कन्वे वेरी लिटल विद नो मिस्टेक। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, बहुत ही गहरी बात कही है कि एक बच्चा जो कम्युनिकेट करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन विद फ्यू मिस्टेक, ठीक है,
इसने कहा है कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप कन्वे कर पा रहे हो कुछ मिस्टेक्स के साथ में भी, तो वो अच्छा है, उससे बहुत अच्छा है जब आप बहुत ही कम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाओ, बहुत ही कम मिस्टेक के साथ में। कि मतलब आप ये सोचो कि मैं जो बोलूँ वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बोलूँ, उसमें एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, लेकिन आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 लाइनें बोल पाएंगे या 3 लाइनें बोल पाएंगे। उससे ज़्यादा बेटर इन्होंने किस चीज़ को समझा है कि आप 10 लाइनें बोलें, कोई बात नहीं, आप उसमें 4 मिस्टेक कर लो बेशक, लेकिन आप 10-15 लाइनों में अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाए, बेशक आप उसमें 4 मिस्टेक कर लो। ये इनका फॉर्मूला है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा इंग्लिश जब बोलते हैं लोग, जब फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, ठीक है, फ्लुएंटली बोलते हैं, तो हम उनकी मिस्टेक्स को जो है नोट डाउन करना ज़्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम मिस्टेक्स को गिनने बैठ जाते हैं तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाते, ठीक है। फिर आती है इसके अंदर कम्युनिकेटिव जो एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी है, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़, जिग्सो पजल एक्टिविटीज़, इंटरव्यू और सर्वे रखे जा सकते हैं, ग्रुप वर्क दिया जा सकता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आपका कम्युनिकेशन हो, रोल प्ले दिया जा सकता है, इंटरैक्टिव गेम्स जो है वो दिए जा सकते हैं। ये सारे क्या है, इसके कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ हैं। अब आता है जो साइलेंट वे। साइलेंट वे क्या है आपका, ये आपका सेलेब क्या है, ये गेटिग्नो, ठीक है, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ, सेलेब गेटिग्नो ने आपका दिया है, डिवाइस दिस मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसका मतलब क्या है, साइलेंट वे का मतलब क्या होता है, द टीचर शुड बी साइलेंट एज मच एज पॉसिबल। भाई टीचर को क्या है ना, लेक्चर नहीं देना है, जितना हो सके साइलेंट रहना है, बट द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू स्पीक द लैंग्वेज। स्टूडेंट को मोटिवेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलने के लिए। द साइलेंट वे मेथड यूज एलिमेंट सच एज कलर चार्ट, कलर्ड जो क्यूजनरी रोड्स होती हैं, ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑन विच मेथड इज़ बेस्ड आर, ठीक है। कुछ बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसपे मेथड जो है आपका बेस्ड है, वो कौन से हैं आपके, कि आप इनमें चार्ट्स का यूज़ करेंगे। आपने कलरफुल चार्ट सामने रखा हुआ है और बच्चा जो है ना उसको देख देख करके बोल रहा है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। टीचर क्या है, कम से कम बोलने की कोशिश करेगा और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगा बोलने का। दिस इज सो कॉल्ड बिकॉज द एम ऑफ द टीचर इज टू से एज लिटिल एज पॉसिबल इन ऑर्डर दैट द लर्नर कैन बी इन कंट्रोल ऑफ व्हाट ही वांट टू से। लर्नर के पास में ये कंट्रोल होना चाहिए कि उसको क्या कहना है। टीचर उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा कि अच्छा तुम ऐसे बोलो, अच्छा तुम ऐसे बोलो, अच्छा तुम ऐसे बोलो, नहीं। आपने सिंपली एक पिक्चर रख दी बच्चे के सामने और उसको ये कहा, अच्छा तुम इस पिक्चर में तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, तुम अपने हिसाब से बताओ। यानी कि जो वोकैबुलरी का कंट्रोल है वो बच्चे के हाथ में रहेगा, टीचर के हाथ में नहीं रहेगा। नो यूज़ इज़ मेड ऑफ मदर टंग। मदर टंग का इसमें कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका इमर्जन मेथड। इमर्जन मेथड क्या होता है, इमर्जन का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे इमर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ में बिल्कुल ही डूब जाना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ में नहा लेना एकदम से, ये कहोगे आप, डूबना किसी चीज़ में, ठीक है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि लर्निंग बाय इमर्जन मीन्स द चिल्ड्रन आर इमर्स्ड इन लैंग्वेज बाथ, ठीक है। मतलब कि भाषा में नहा रहे हैं बच्चे। इसका क्या मतलब होता है, दे हियर स्पीक एंड लर्न द लैंग्वेज इन ऑथेंटिक एवरीडे कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपीरियंस इट इन देयर फैमिलियर सराउंडिंग। जो भी उनकी फैमिलियर सराउंडिंग है ना, उसके अंदर उनको सुनने के लिए भी मिले, बोलने के लिए भी मिले, ऑथेंटिक इतने सारे सोर्सेज हों, कॉन्टेक्स्ट में सुनने के लिए मिले। अब आप जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपका मैथ्स भी इंग्लिश में होगा, इंग्लिश भी इंग्लिश में होगा, ठीक है। बाकी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट होगा वो भी इंग्लिश में होगा, आपका सोशल साइंस होगा वो भी इंग्लिश में होगा, आपका जो साइंस होगा वो भी इंग्लिश में होगा। मतलब क्या है, इंग्लिश जो है बच्चे के चारों तरफ फैला हुआ है, नहा रहा है बच्चा इंग्लिश में, मतलब है ना। तो दैट मीन्स क्या होता है, इमर्जन उसको कहते हैं, जब आप सब चीज़ों में उसके आसपास में क्या है वो लैंग्वेज को आप जो है रखा हुआ है, ठीक है। दे does learn the new language as naturally as their mother tongue without any pressure और vocabulary stress। जैसे कि आपने देखा होगा कि मदर टंग हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा जो है मदर टंग को एक्वायर कर लेता है। तो वही वाला जो इमर्जन मेथड है वो इसमें यूज़ करने की कोशिश की जाती है, टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए भी, कि बच्चा उतना ही सहज तरीके से सीख जाए जैसे उसने अपनी मदर टंग को सीखा है, ठीक है। द इमर्सिव मेथड प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स, ठीक है। The children can thus understand what is being said from the context. As the receptive skill increase and reading and listening communication improve, the children gradually absorb the new language into their everyday language use, ठीक है। भाई जो डे टू डे की आपकी जो लैंग्वेज है उसको बच्चा अब्जॉर्व करता है, सुन सुन करके, देख देख करके। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, ये हमारा लास्ट मेथड है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है।
द फोकस ऑफ द टीचिंग इज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क विच इज इट सेल्फ इज इंटरेस्टिंग टू द लर्नर। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज को किसी टास्क के थ्रू सिखाया जाता है। भाई आपने बच्चे को एक एक्टिविटी दे दी, जैसे कि लर्नर यूज द लैंग्वेज दे ऑलरेडी हैव टू कंप्लीट द टास्क एंड देयर इज लिटिल करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, इसमें आप बहुत ज़्यादा एरर्स का करेक्शन नहीं करेंगे। जैसे कि इस टास्क में क्या हो सकता है, रीडिंग हो सकती है, सर्चिंग द इंटरनेट हो सकता है, लिसनिंग टू द टेप्ड मटीरियल हो गया, सिलेक्टिंग इंपॉर्टेंस वोकेबलरी टू टीच अदर, ठीक है, टू टीच अदर स्टूडेंट्स। इसमें क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक टास्क दे दिया कि अच्छा ये वाला टॉपिक है, इसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है या इसके ऊपर एक आपको एक पीपीटी प्रिपेयर करनी मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को लेकर के जगह जगह पे सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे उसको, ठीक है, कहीं से उसको सुनेंगे, कोई टेप है उस मटेरियल के बारे में तो उसको सुनेंगे, फिर उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उसको देखेंगे क्या क्या चीज़ें मुझे इसके अंदर डालनी है, जैसे मैंने पीपीटी बनाई है। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो टास्क होता है ना, टास्क बेस्ड जो एक्टिविटी होती है, तो उससे आप लैंग्वेज को सिखाते हैं। जब बच्चे अपने आप से खुद सर्च करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। ये भी एक तरीके का मेथड है नेचुरली इंग्लिश को, टारगेट लैंग्वेज को सिखाने का। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द स्टूडेंट लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेज दैट टीचर प्रोवाइड। ये हो चुका है अपना क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ऑडियोलिंगुअल मेथड। द स्टूडेंट टेक ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स हैं। दे टेक पार्ट इन क्लास एंड स्कूल एक्टिविटी विद स्टूडेंट टू देयर एज हु स्पीक इंग्लिश। वो क्या करते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उन बच्चों के साथ में जो इंग्लिश को बोलते हैं। तो ये वाली जो अप्रोच होगी वो कौन सी अप्रोच होगी। ठीक है, अभी भी मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या है, मैंने बताया ना, इमर्जन का मतलब क्या है, बच्चा मतलब बिल्कुल लैंग्वेज से घिरा हुआ है, बिल्कुल डूब रहा है लैंग्वेज के अंदर, नहा रहा है लैंग्वेज में। तो यहाँ आप देखोगे हर तरफ इंग्लिश है उसके। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इमर्शन मेथड कहेंगे। अभी हमने पढ़ा था ये लास्ट पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, टू एनहेंस द पावर ऑफ द माइंड लर्नर रीड लिटरेरी टेक्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज एंड मेमोराइज वोकेबलरी लिस्ट ट्रांसलेट इनटू द नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, जहाँ पे बात आ जाती है आपकी कि उसने टारगेट लैंग्वेज में पढ़ा और उसको मेमोराइज किया, वोकेबलरी को ट्रांसलेट किया नेटिव लैंग्वेज में, तो आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ होगा ये, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की जा रही है। जब भी बात आ जाए ट्रांसलेट की तो ट्रांसलेशन की बात की जा रही है। एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स एंड देयर एक्सेप्शंस इज द मेन फोकस टू मास्टर द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रांसलेट करके दिया जा रहा है, तो क्या होगा आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, क्या आवाज़ आ रही पता नहीं। लर्नर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनरिहर्स्ड लैंग्वेज परफॉर्मेंस इन द टारगेट लैंग्वेज, ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस आर इंक्लूडेड। कौन सा होगा जिसमें आप रियल लाइफ सिचुएशंस को इंक्लूड करेंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि रियल लाइफ सिचुएशंस जो होगी ना, वो किस में होगी, आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में रहेगी। जब भी आप रियल लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ में कम्युनिकेशन सिखाना चाहेंगे बच्चे को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, नेचुरल मेथड किसको कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, बाइलिंगुअल मेथड को, या फिर डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, तो नेचुरल मेथड किसको कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड को। नेचुरल क्या होता है भाई, जिसके अंदर कोई फिल्टर ना लगा हुआ, बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कोई फिल्टर, कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, इंग्लिश से इंग्लिश को नेचुरली सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड कहते हैं। विच इज़ द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था, कौन सा था, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल, ग्रामर ट्रांसलेशन या ऑडियोलिंगुअल। कौन सा रहेगा आंसर, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, क्लासिकल मेथड किसको कहा जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। इसको याद कैसे रखोगे, सबसे पुराना मेथड, यानी कि जिस टाइम से आप लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू किया था, जितने पुराने आप हो उतना पुराना ये मेथड है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड, जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइलिंगुअल मेथड किसने डेवलप किया, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डॉक्टर वेस्ट है, या फिर प्रोफेसर ए.एस. हॉर्नबी है, या फिर प्रोफेसर जेस्पर्न है, या फिर सी.जे. डॉटसन है। तो बाइलिंगुअल मेथड किसका है, सी.जे. डॉटसन का। याद कैसे रखोगे, बाइलिंगुअल में आता है B-C-D। ठीक है, इसमें आ जाता है C और इसमें आ जाता है D। ठीक है, A-B-C-D याद रख लेना ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ नहीं भाई, मेरा गला एकदम मतलब बोल बोल के और सूख गया है। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी मेथड आपके इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल ऐसे 11 शगुन के मेथड और जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब शुरू होती है आपकी ड्यूटी यहाँ से। अब आप कहोगे वो क्या है, वो है कि आपको इस वीडियो को क्या करना है,
शेयर करना है सभी के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो, लाइक करना मत भूला करो। डिसलाइक करने वाले डिसलाइक करना नहीं बोलते, तुम लोग लाइक करना क्यों भूल जाते हो नालायक को, है ना। तो भाई लाइक किया करो वीडियो को और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मेहनत का अगर थोड़ा सा फल मिलता है, थोड़ा सा एक इंटरेक्शन होता है आप लोगों के साथ में, तो अच्छा लगता है, तो मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है, वैसे ही हर टीचर को मोटिवेशन चाहिए होता है। चाहे आप 1000 लर्नर जुड़े हुए हैं, चाहे आप 1 लाख जुड़े हुए हैं, हर टीचर उतनी ही मेहनत करता है। जितने भी मैं ये कहूँगी यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं, वो आपके सामने जब एक पीपीटी बना करके लेके आते हैं, एक क्लास लेकर के आते हैं, तो उसके पीछे 3 दिन की 4 दिन की मेहनत होती है, ठीक है। और मेरी तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब मैं तो एक 1 मैन आर्मी की तरह हूँ फ़िलहाल, है ना। तो इसीलिए मेरे लिए तो और थोड़ा मुश्किल रहता है, जैसा कि बच्चों के साथ में जब भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा करके आप लोगों के लिए कंटेंट लाने की कोशिश मैं हमेशा करती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कई बार मैं आप लोगों को ये कहती भी हूँ कि भाई अगर मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाती तो मैं एक केयरलेस टीचर नहीं हूँ, मैं एक केयरिंग मदर हूँ, इसलिए मतलब हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जब भी आती है तो कोशिश ये रहती है कि आपको एक क्रिस्प कंटेंट जो है वो दिया जाए, ठीक है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।